दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर आए थे। एक बड़े टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात की फोटो भी आई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो फोटो आपने कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ तकरीबन 1 घंटे तक यूपी के मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई। क्या कारण है कि उस मुलाकात की फोटो को न तो पीएमओ ने जारी किया, न ही नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया, न ही योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से जारी किया गया। किसी और सोशल मीडिया में वो फोटो नहीं दिखी। आमतौर पर प्रधानमंत्री किसी से मिलते हैं तो प्रधानमंत्री जारी करें ना करें, पीएमओ का ट्विटर हैंडल जरूर उसे जारी कर देता है और वो फोटो हमारे आपके सब तक पहुंच जाती है। कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ 1 घंटे मुलाकात होती है, वो फोटो जारी नहीं होती और उसके बाद यूपी के सीएम उसी दौरे पर जिस टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जब पूछा जाता है कि लखनऊ के बाद अब दिल्ली कूच करने का इरादा है क्या, तब वो कहते हैं कि गोरखपुर जाना वो ज्यादा पसंद करेंगे और वो गोरखपुर जाना चाहते हैं। सवाल यह उठता है कि क्या उन्हें गोरखपुर जाने का फरमान जारी कर दिया गया है या उस फरमान को जारी होने में अभी कुछ अड़चने हैं। आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर इतने सवाल क्यों हैं, और इन सवालों के आईने में यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति को देखें तो तमाम वो चीजें साफ हो जाती है कि बीजेपी अपनी अधिकांश समस्याओं का सॉल्यूशन, उसका समाधान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के साथ गंभीर चिंतन मनन कर क्यों करना चाहती है। सभी जानते हैं कि संघ का 1.25 साल चल रहा है, उसकी प्रतिनिधि सभा की बैठक भी होनी है। उसमें बीजेपी की तरफ से कौन जाएगा, क्या अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वीकार करेंगे वो लोग, और क्या जेपी नड्डा वहां जाएंगे, इसको लेकर अलग अलग तरह की खबरें हैं। लेकिन सवाल वो है कि जिन्हें चुनाव लड़ना है, जिन्हें सत्ता की राजनीति करनी है, उनके लिए योगी आदित्यनाथ फायदे का सौदा है या योगी आदित्यनाथ अब घाटे का सौदा हो चुके हैं। चिंतन मनन इस पर हो रहा है। तो 4 पैरामीटर्स हैं और उन चारों पैरामीटर्स पर हम एक एक करके, जो 4 महत्वपूर्ण फैक्टर हैं उस पर हम एक एक करके आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी में चल क्या रहा है। जो पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है, उन खबरों में आखिर वो कौन सी परिस्थितियां दिखाई दे रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ की सत्ता से रुखसती भी एक बड़ा कारण दिखाई दे रही है कि कभी भी उन्हें रुखसत भी किया जा सकता है। तो उन 4 पैरामीटर्स की, 4 फैक्टर्स की हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात सामने आती है, लोकसभा चुनाव के बाद यूपी से दिल्ली भेजी गई एक रिपोर्ट। काफी चर्चा है इस रिपोर्ट की, और इस रिपोर्ट को लेकर जो चर्चा है उन चर्चाओं पर यकीन करें तो 2 महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहला, एक जाति विशेष की, एक समुदाय विशेष की नाराजगी को पूरे उत्तर प्रदेश में हवा देकर मुद्दा बनाने के पीछे कौन लोग थे। सभी जान रहे थे कि राजपूतों की नाराजगी की चर्चा हो रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान तक भी सम्मेलन हुए, यहां तक कि गुजरात तक भी सम्मेलन हुए, और उन सब के पीछे कौन से लोग थे, इस बात को लेकर दिल्ली में मंथन लगातार चल रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह की चीजें क्यों हुई। और दूसरा जो बेहद चौंकाने वाला है, और यदि यह खबर सही है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने वाकई उत्तर प्रदेश को गंभीरता से लिया है, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दरअसल एक चर्चा यह है कि जो रिपोर्ट यूपी से दिल्ली गई थी, उस रिपोर्ट में इस बात की चर्चा थी कि कई जगह वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स के नाम काट दिए गए थे जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। अब सवाल है कि वोटर लिस्ट में नाम काटने जोड़ने का काम किसके बूते होता है? उन्हीं के बूते होता है जिनका नियंत्रण राज्य सरकार के पास होता है। तो क्या यह बात सही है कि वोटर लिस्ट से नाम काटे गए, या वोटर लिस्ट के नामों में इधर उधर किया गया, किसी को 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर के बूथों पर नाम जोड़ करके वोटों को प्रभावित करने की कथित कोशिशें हुई? दरअसल जो हालात हैं उनमें इन खबरों पर हम यकीन करें या ना करें,
इस रिपोर्ट की चर्चा बहुत है कि जो रिपोर्ट दिल्ली आई, उस रिपोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को अंदर तक हिला दिया। तब सवाल उठता है कि इसके आगे क्या? लोकसभा चुनाव जब हुए उसके बाद तो इन सब रिपोर्टों के बाद योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जानी चाहिए थी, लेकिन फिर कुर्सी बची कैसे? योगी आदित्यनाथ आखिर कुर्सी बचाने में कामयाब कैसे हुए? यह दूसरा फैक्टर है कि वो कामयाब कैसे हुए। योगी आदित्यनाथ कुर्सी बचाने में कामयाब कैसे हुए, तत्काल प्रभाव से उनकी कुर्सी कैसे बची, यह अपने आप में बड़ा पेचीदा सवाल है। और पेचीदा सवाल इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ऐसी चीजें लोकसभा चुनाव में हो गई जिसके बाद योगी आदित्यनाथ के अनुकूल परिस्थितियां थोड़े दिनों के लिए पैदा हो गई। दरअसल नरेंद्र मोदी खुद बैसाखियों पर निर्भर हो गए, राजनीतिक बैसाखियों पर। 400 पार का नारा फेल कर गया। यूपी में ही पार्टी डूब गई। यूपी में ही 62 सीटों से 33 सीटों पर पार्टी आ गई, लगभग आधी हो गई। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आधा से ज्यादा सीटें जीत गया, इंडिया गठबंधन। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जुगलबंदी और संविधान बचाओ का नारा बसपा के कमजोर होने के दौर में कारगर हो गया। और उस परिस्थिति में जो हालात बने, उन हालातों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बहुमत के आंकड़े यानी 272 से 32 सीटें पीछे छूट गई। और इन 32 सीटों के लिए वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर हो गई। अब बड़ी चुनौती यह थी कि सत्ता नरेंद्र मोदी की दांव पर थी। नरेंद्र मोदी की सत्ता दांव पर थी, बहुमत नहीं मिला। उस वक्त योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक तौर पर बलि का बकरा बनाया जाए, यह सवाल जैसे ही खड़ा होता तो एक दूसरा सेक्शन कहने लगता कि भाई ये तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर रेफरेंडम था, या उनके 10 साल के कार्यकाल पर जनता का जनादेश है, तो योगी आदित्यनाथ कैसे दोषी हो गए। एक ये सवाल था ही जिसमें बीजेपी को रक्षात्मक होना पड़ता। दूसरा सवाल जो इसके साथ जुड़ा हुआ था वो ये था कि मोदी शाह के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि जो 4 विधानसभा चुनाव अगले चंद महीने में होने थे, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, वहां भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा नेतृत्व, उसका जो है योगी शाह का नेतृत्व, मोदी शाह का नेतृत्व, उस नेतृत्व को यह साबित करना था कि ब्रांड मोदी अब तक चूका नहीं है। अमित शाह की चाणक्य नीति अब भी विद्यमान है, अब भी कायम है, यह साबित करना था। और आपने देखा चुनाव चाहे जैसे भी लड़े गए हों, चुनाव पर चाहे जितने लोग सवाल उठाए, आरोप लगाए, सच्चाई यही है कि 4 में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते। हरियाणा भी जीती, महाराष्ट्र भी जीती और इसके साथ साथ दिल्ली भी जीती। झारखंड हार गई, लेकिन ये तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते। तो एक ये परिस्थिति थी। दूसरी परिस्थिति इसके साथ एक और जुड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों का बाई इलेक्शन था। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता तो कहीं स्थितियां और ज्यादा खराब ना हो जाए, इसका भी खतरा बीजेपी को दिखाई दे रहा था। लिहाजा तत्काल प्रभाव से योगी आदित्यनाथ को नहीं छेड़ा गया। और वैसे भी मोदी शाह के बारे में तमाम राजनीतिक पंडित इस बात को मानते हैं कि खाना को ठंडा कर खाने में, भोजन को ठंडा कर खाने में वो यकीन रखते हैं। गर्मा गर्म प्लेट में उनके खाने नहीं, भोजन नहीं परोसे जाते। तो मोदी शाह के दौर में योगी कैसे बचे रह गए, ये एक सवाल है। और इस सवाल के पीछे 4 राज्यों का चुनाव था और 4 राज्यों का चुनाव चल रहा था। इसी बीच में कुंभ आ गया। और जब कुंभ आ गया तो कुंभ के आयोजन के ठीक पहले, इतने बड़े आयोजन के ठीक पहले मुख्यमंत्री को हटाने से, जो मुख्यमंत्री भगवा चोले में दिखते हैं, जिनकी एक अलग पहचान है, उन्हें हटाने से कोई गलत मैसेज ना चला जाए, ये एक खतरा था। याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री पद से कब हटाया था। ठीक है, केस का हवाला दिया गया, लेकिन हटाया कब था? लोकसभा चुनाव 2004 के पहले नहीं हटाया था। और भारतीय जनता पार्टी में भगवा चोले में चाहे जितने लोग नेता बने हों, उमा भारती से ज्यादा बड़ा नाम कोई नहीं था। चुनावी हिंदुत्व का जितना बड़ा ब्रांड किसी ने बनने की कोशिश की हो, कोई भी हो, नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक,
उमा भारती से ज्यादा बड़ा ब्रांड वो नहीं हो सकते थे और कोई बनना भी मुश्किल था। इतनी बड़ी फायर ब्रांड नेता उमा भारती बीजेपी के अंदर ब्रांड हिंदुत्व के दायरे में हुआ करती थी। लेकिन हटाया कब गया? लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के अंदर बहाने ढूंढे जा रहे थे और बहाना कर्नाटक के केस से मिल गया था। लेकिन यहां कोई केस का सवाल नहीं है, यहां सवाल दूसरा है उत्तर प्रदेश में। तो सवाल यही है, जो तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर हम आ रहे हैं, वो ये है कि मोदी शाह के दिमाग में क्या चल रहा, मोदी शाह क्या सोच रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि उत्तर प्रदेश के में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, वो दिल्ली में 272 के आंकड़े को सुनिश्चित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। चाहे 2014 का परफॉर्मेंस देखें, 2014 में यूपी में भाजपा ने 71 सीटें जीती तो भारतीय जनता पार्टी 272 के आंकड़े को पार कर गई। 2019 को देखें, भारतीय जनता पार्टी ने 272 के आंकड़े को फिर पार किया, तब भी उत्तर प्रदेश ने 80 में 62 सीटें अकेले भाजपा को दी। लेकिन अब जब 32 सीट पीछे फिसल गई भारतीय जनता पार्टी, 272 से 32 सीट नीचे फिसल गई, तो उन 32 सीटों में 29 सीट का घाटा तो यूपी से ही हुआ। तो योगी आदित्यनाथ बने, भावी नेतृत्व सामने आए, ये सब कोई मुद्दा मोदी शाह के लिए नहीं है। मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहने पर जो रिजल्ट दिल्ली की सत्ता के लिए जरूरी था वो 19 में मिला था, वो 24 में नहीं मिला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा के दूसरे मुख्यमंत्री जिस तरह से दिल्ली के सामने सरेंडर होते रहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो नहीं करते, और किसी मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी का हो। जब भारत के संविधान ने शक्तियों के पृथक्करण का, डिवीजन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया है कि केंद्र के पास अमुक मामले में सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की शक्तियां हैं, राज्यों के पास स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की शक्तियां हैं, सबको अपने दायरे में काम करना चाहिए, किसी के सामने किसी मुख्यमंत्री को सरेंडर नहीं होना चाहिए। यही हमारे संविधान की मूल भावना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर मुख्यमंत्री तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, इसी सहारे आगे चलते रहते हैं। राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हैं, आपने देखा होगा, एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बदले वो मोदी जी को ही श्रद्धांजलि दे बैठे थे। एक सेंटेंस में 4 बार मोदी जी का नाम ना आए तो फिर कोई काम पूरा नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये काम नहीं करते, और इस मामले में योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा जितनी की जाए वो कम है। बिल्कुल सही काम वो करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सत्ता है, जनता के द्वारा चुनी गई सत्ता है। आखिर क्यों किसी के नाम से शुरू किसी के नाम पर खत्म की सत्ता चलाई जाए। मोदी शाह की लॉबी को, और खासकर गुजरात लॉबी को, इस बात की चिंता फिक्र जरूर रहती है कि योगी सरेंडर नहीं होते। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में खराब परफॉर्मेंस के बाद जिस तरह से उस वक्त के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बात की थी, योगी आदित्यनाथ ने वो काम नहीं किया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला कमान में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि उस हार की जिम्मेदारी लेने की एक कोशिश तो करते, लेकिन नहीं की। देवेंद्र फडणवीस का उनकी इस्तीफे की पेशकश, जो डिप्टी सीएम थे, पार्टी के चेहरा थे महाराष्ट्र में, वो पेशकश बीजेपी आला कमान ने ठुकरा दी, लेकिन उन्होंने की तो थी, योगी आदित्यनाथ ने नहीं की थी। ये एक फैक्टर है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मोदी शाह क्या चाहते हैं, तो इसको क्या चाहते हैं यदि आप देखने की तरफ जाएं तो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। बात दरअसल एमके स्टालिन ने जो मुद्दा उठा दिया है, चंद्रबाबू नायडू और तमाम दक्षिणी राज्य उसमें सुर में सुर मिला रहे हैं। और दूसरी तरफ जो परिसीमन बीजेपी कराना चाहती है, उसके पहले जनगणना कराना जरूरी है, और जनगणना में जाति जनगणना होगी या नहीं होगी, इस पर बीजेपी जिस तरह से घिरी हुई है कि यदि जाति जनगणना कराती है तो आरएसएस का बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व बिखर सकता है, जाति जनगणना नहीं कराती है तो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तब नरेंद्र मोदी की सत्ता आगामी चुनाव में जा सकती है, क्योंकि पिछड़ावाद और संविधान बचाओ की मांगे
अब सर उठाती जा रही है और बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व से वो दबने वाली नहीं है। तो बीजेपी यूपी में यह देख रही है कि जिस तरह से पीडीए का नैरेटिव कामयाब हुआ और पीडीए का नैरेटिव कामयाब होने के बाद डोमिनेंट ओबीसी की, प्रभुत्वशाली पिछड़ी जातियों की, दलितों के एक बड़े हिस्से की जो एकजुटता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव के गठबंधन में हुई, उसने उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका दे दिया बीजेपी को। तो बात दरअसल यह है कि मोदी शाह एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ही जाति जनगणना या जनगणना कराने के पहले उत्तर प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री बिठा दिया जाए। ओबीसी मुख्यमंत्री बिठा दिया जाए तो जाति जनगणना की मांग को डाइल्यूट करना और सिंपल जनगणना कराना उनके लिए आसान होगा, क्योंकि तब पिछड़े वर्गों की एकजुटता को तोड़ने के लिए उनके पास एक चेहरा मौजूद होगा। वो कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री भी पिछड़ा है, देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री भी बीजेपी ने पिछड़े वर्ग से दिया है, अब पिछड़े वर्ग को क्या चाहिए? वो विपक्ष पर आरोप लगा पाएंगे, वो जनगणना भी करा पाएंगे जो परिसीमन चाहते हैं उसके लिए। तो एक ये है, और दूसरा पीडीए का नैरेटिव जो बना हुआ है उसको तोड़ने की कवायद। अब सवाल उठता है कि जब पिछड़े वर्ग को संतुष्ट करेंगे तो ठाकुर यानी राजपूत वोटर क्या करेंगे? तो कहीं किसी दूसरे राज्य में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसी चर्चा है कि किसी राजपूत को मुख्यमंत्री बना करके कंपेंसेट करने की कोशिशें हो सकती है। हो सकता है राजनाथ सिंह को प्रतीकात्मक तौर पर उप प्रधानमंत्री का दर्जा देकर कंपेंसेट करने की कोशिश उस पूरे वोट बैंक को की जा सकती है। चौथा फैक्टर जो बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में जो संघ की भूमिका थी, खासकर मोहन भागवत का नाम लिया जाता है, वो मोहन भागवत की गुडबुक में भी योगी आदित्यनाथ अब नहीं रहे। आपने देखा होगा बेहद करीबी हैं संत रामभद्राचार्य। संघ प्रमुख का एक बयान आया था मंदिर मस्जिद विवाद के ऊपर, और उस बयान के विरोध में कौन खड़े हो गए थे? संत समाज से आने वाले संत रामभद्राचार्य। और रामभद्राचार्य को भारतीय जनता पार्टी के अंदर या यूपी की सियासत के अंदर किसी से भी पूछे तो उनकी एक पहचान और बताई जाती है कि योगी आदित्यनाथ के बेहद विश्वास पात्रों में गिने जाते हैं। तो कई बार ये अटकलें लगती हैं कि रामभद्राचार्य ने जो बात कही, क्या वो योगी आदित्यनाथ की सहमति से कही थी? सहमति से कही थी, नहीं कही थी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन यह बात जरूर है कि उस बयान के बाद जब कुंभ का आयोजन हुआ, कुंभ के आयोजन में जिसको इतना प्रचारित किया गया, बहुत ज्यादा प्रचार हुआ जिसका, सभी पहुंचे, भाजपा के तमाम नेता, तब कई राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम केंद्रीय मंत्री कुंभ में नहाने पहुंचे, मोहन भागवत नहीं पहुंचे थे। तो क्या मोहन भागवत की भी योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है? संघ दरअसल योगी आदित्यनाथ के पीछे अब उस मजबूती से नहीं खड़ा है जिस मजबूती की अपेक्षा की जाती थी। तो अब सवाल उठता है कि बीजेपी क्या करने जा रही है और क्यों योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए इसी वक्त को माकूल वक्त माना जा रहा है। पहली बात तो यह है, अगर योगी आदित्यनाथ से मोदी शाह ने अभी पिंड नहीं छुड़ाया तो इसके बाद वो योगी आदित्यनाथ को हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म होगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में केवल 14-15 महीने बचेंगे। उस परिस्थिति में हटा नहीं सकते, उस परिस्थिति में उत्तर प्रदेश को छेड़ने की कुछ सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ के पीछे उनके जो स्वजातीय वोटर हैं, ठाकुर वोटर, राजपूत वोटर, वो समर्थन घटने की बजाय बढ़ता जाएगा। तो ये एक परिस्थिति है जिस वजह से योगी आदित्यनाथ को अभी नहीं हटा पाए 1-2 महीने में, तो फिर योगी आदित्यनाथ को जनता भले ही 27 में हटा दे, या जनता यदि दोबारा जिता दे भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर योगी आदित्यनाथ बनेंगे, उनको बीजेपी और मोदी शाह नहीं हटा पाएंगे। ये बात तो करीब करीब तय है। दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ी हुई है, उस उत्तराधिकार की लड़ाई में जो अंदर खाने सभी जानते हैं मोदी के बाद कौन, इसको लेकर एक होड़ चल रही है। और इस होड़ पर देखें तो देवेंद्र फडणवीस एक तरफ से है, हालांकि उन्हें रोकने के लिए एक अलग तरह की खबरें भी चल रही है कि एकनाथ शिंदे को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है और मुख्यमंत्री पद संभालने का भी एक कथित ऑफर है। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस से किनारा करने की कोशिश, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को समय रहते
दिल्ली आने का ऑफर देने की कोशिश कि दिल्ली आइए, बड़े मंत्रालय संभालिए, रेलवे को जरूरत हो सकती है योगी आदित्यनाथ की, भाजपा और गुजरात लॉबी के अगर उसकी मंशा पर गौर करें तो कृषि या ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय में जरूरत हो सकती है। तमाम ऐसे विभाग हैं जहां योगी आदित्यनाथ के लिए ऑफर की बातें चल रही है। 1 घंटे की मुलाकात जो प्रधानमंत्री से हुई, जिसकी कोई फोटो किसी के पास नहीं है, कहीं जारी नहीं की गई, और ये बहुत बड़ा मसला है कि आखिर क्या बात हुई कि फोटो जारी नहीं की गई। तो दरअसल उसके अंदर खाने से जो खबरें सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली आने का ऑफर दिया गया। तभी आप देखें योगी आदित्यनाथ ने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में क्या बातें कही थी कि वो गोरखपुर जाना ज्यादा पसंद करेंगे। दरअसल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिलने के पहले ही उनके सूत्र उन्हें बता चुके थे कि उनके लिए ऑफर है, और उस ऑफर के पहले वो इंटरव्यू दे चुके थे और सारी बातें क्लियर कर चुके थे कि वो गोरखपुर जाना पसंद करेंगे। यानी अपनी बिसात उन्होंने बिछा दी, नाराजगी सार्वजनिक तौर पर जाहिर कर दी कि अब वो दिल्ली के ऑफर या उस झांसे में नहीं आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व क्या सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही हटाने की सोच रहा है? दरअसल बीजेपी और मोदी शाह की स्ट्रेटजी, उनके काम करने के तरीकों को यदि आप गौर करें, और जो सूत्र भी दावा कर रहे हैं कि या तो कोई नहीं हटेगा, योगी आदित्यनाथ अंततः ब्रांड हिंदुत्व की अपनी छवि के सहारे और किसी प्रकार के सामाजिक समीकरण के आसन्न खतरे को देखते हुए अपनी कुर्सी बचा ले जाएंगे। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ने 2 में से 1 नाव की सवारी करने की ठान ली, क्योंकि दोनों की सवारी अब एक साथ हो नहीं सकती, राजपूत वोटों की चिंता और पिछड़े वोटों की, गैर यादव पिछड़े वोटों की चिंता, 2 में से 1 की सवारी यदि करने की ठान ली बीजेपी ने, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना उनकी मजबूरी है। लेकिन याद रखिए, योगी आदित्यनाथ ही नहीं हटेंगे, तीनों बदले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की जगह भी नया मुख्यमंत्री आएगा यदि बदलाव हुआ तो, और जो दोनों डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, उन दोनों को भी बदला जाएगा। और उन दोनों को बदलने के पीछे मंशा यही है कि कहीं से दिल्ली यह संदेश नहीं देगी कि केशव मौर्य के कहने पर हटाया गया या ब्रजेश पाठक के कहने पर हटाया गया या उनके समुदायों के दबाव में हटाया गया। यह मैसेज कभी कतई नहीं देगी। बिल्कुल वही काम बीजेपी करेगी जैसे विजय रूपाणी को जब हटाया था तो नितिन पटेल को भी हटाया था, उनके डिप्टी सीएम को। बिल्कुल वही फॉर्मूला यूपी में भी अपनाया जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने का फैसला होता है तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, इन दोनों को भी पद से हटाया जाएगा और तीनों कुर्सी नए लोगों को दी जाएगी। लेकिन इसके लिए बीजेपी के पास वक्त बेहद कम है। या तो योगी आदित्यनाथ को यूं ही बने रहने दे और चलने दे, फिर आगे उसके पास मौका नहीं है, या फिर इस वक्त बदलाव कर दे। अब देखिए बीजेपी किस रणनीति पर काम करती है। फिलहाल दिल्ली दरबार और लखनऊ के संबंधों के बीच आप यही कह सकते हैं कि लंबे समय तक एक्सटेंशन प्राप्त मुख्य सचिव यूपी में काम करते रहे। लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी के सहारे उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन चलाया जाता रहा, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं थी। और जिस तरह से डीओपीटी को या यूपीएससी से जिस प्रकार से इन दोनों जगहों से सहमति प्राप्त करने की जो रवायत है, उस रवायत पर और दिल्ली से जो नाम रेकमेंड किए जा रहे थे, उन नामों पर योगी आदित्यनाथ की सहमति नहीं थी। लिहाजा एक रिटायर हो रहे थे तो दूसरे कार्यवाहक डीजीपी आ रहे थे, दूसरे रिटायर हो रहे तो तीसरे आ रहे थे। तो ये अपने आप में एक बानगी है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है। जो भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते हैं किस रूप में उत्तर प्रदेश के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम राजनीतिक झंझावातों से संघ की तरफ से मिल रही चुनौती, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद, जाति जनगणना की मांग, परिसीमन की परिस्थितियां, इन सब को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के सहारे साधने की जो कवायद बीजेपी के अंदर चल रही है, वो किस रूप में कब कैसे अपना रंग दिखाती है, ये वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।